अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक फलत प्राप्त करने हेतु अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मिर्च की फसल में फूलों के झड़ने एवं रोगों से नुकसान तथा इनका प्रबंधन। विभिन्न छिड़काव यंत्रों की प्रयोग विधि एवं उपयोग करते समय सावधानियां। फलों के अंतर्गत हमारे प्रदेश में यदि बात करें अमरूद के फलोद्यान की, तो अमरूद की बागवानी कई बागवान भाई काफी बड़े प्रक्षेत्र पर करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन इस लाभ के दायरे को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अमरूद के बाग में इस समय किए जाने वाले कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो बागवान भाई, आप अपने बागों से आशा के अनुरूप लाभ लेने के लिए किस तरीके से बागों में प्रबंधन करें, इस बारे में अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा कर रहे हैं ग्राम बबियाव वाराणसी के कृषक शैलेंद्र कुमार रघुवंशी। मैं अमरूद की बागवानी अपने यहाँ किया हूँ और इस समय बारिश का मौसम जाने वाला है, तो बारिश का जो हमें फल मिलना था वो तो अब ले चुके हैं फल। अब उस फल के बाद का प्रबंधन इस समय जो है सबसे बड़ी चीज़ है। इस समय बरसात का सीजन है, तो बगीचे में साफ सफाई हो, तो सबसे पहले हम उसके थाली की सफाई कर देते हैं, क्योंकि अभी से जाड़े वाला फल लगना शुरू हो जाता है। और जो डालियाँ टूट गई हैं या उसमें पत्ते नहीं हैं उसको काट दीजिए, उसको काट करके अलग कर दीजिए। और पौधे में कोई अगर कीड़े हो, चूँकि बारिश के मौसम में कीड़ों का प्रकोप अधिक होता है, तो उसके कीड़े के लिए कोई भी एक पेस्टिसाइड का आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि आगे का फल बढ़िया हमको मिले। क्योंकि अभी 10 दिन के बाद से अभी फूल आना शुरू भी हो गया है, कुछ में अभी आएगा, तभी जाड़े में जाकर के हमको बढ़िया फसल मिलेगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों ने अमरूद के बाग में मार्च माह में खाद एवं उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग किया होगा। और अब आगे अक्टूबर माह में आप खाद एवं उर्वरक की कितनी मात्रा का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। ये अक्टूबर लास्ट तक फूल हमारा बन जाता है, तो उस समय भी एक बार हमको इसको उर्वरक देने की ज़रूरत है। अभी चूँकि थाला जो हमारा बनता है, पौधा बड़ा है, तो 1.5 मीटर दूरी तक हम बनाते हैं और उसी के रेंज में हम उसको खाद भी देते हैं। उससे करीब 25 से 30 किलो हम गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा मिला करके उसको दे सकते हैं। उसके बाद उसको कुदाल से या फावड़े से मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद उसके करीब 15 से 20 दिन बाद हम उसमें DAP देंगे और 500 ग्राम DAP पर पौधा और 250 ग्राम पोटास पर पौधा, ये हम देंगे और उसको फिर से उसी थाले में मिट्टी में मिला देंगे और फिर हमारा फल जो है अच्छा आता है। बरसात के मौसम में कहीं कहीं पानी के पौधे के पास पानी भी लग जाता है, तो पानी लगने पाए ज़्यादा, तो उसको हम निकाल देते हैं। बारिश के मौसम में सिंचाई की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब बात आती है कीट प्रबंधन की। तो अमरूद के बाग में इस समय किस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने में आता है तथा उसका नियंत्रण आप किस तरह से करेंगे, आइए जानते हैं। मौसम में अमरूद के पौधे में तना छेदक बहुत तेजी से लगता है, तो तना छेदक
और वो कीड़े कुछ ऐसे आते हैं जो पत्ते भी खा जाते हैं। तो पत्ते का बचाव करने के लिए हम नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। जबकि जो ये है हमारा तना छेदक, ये जल्दी दवा स्प्रे से नहीं जाता है, तो इसके लिए हम उसको तीली से उसमें जो डाली में वो छेद किया रहता है उसे साफ करके उसमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक दवा रुई में भिगो करके उसमें डाल के ऊपर से गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं, तो भी पौधा सुरक्षित रहेगा। नहीं तो वहाँ से डाली कमज़ोर हो जाती है और जैसे आपका जाड़े वाला फल लगेगा तो पौधे की डाली टूट जाती है वहीं से, फिर आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए ये कुछ सावधानियाँ हैं जो अगर हम करें तो हमको जाड़े वाली अच्छी से अच्छी फसल मिल जाए और फसल की साइज़ और उसका जो है चमक ये बना रहा है, जिससे कि मार्केट में किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने मिर्च की फसल लगा रखी है, उनके सामने मिर्च की फसल में अभी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। यदि हमारे किसान भाई समय से इनका प्रबंधन नहीं करते हैं तो आगे चलकर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए किसान भाइयों, आप इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीसी गढ़वाल। जैसा कि हम देखते हैं कि आज हुक्म सिंह जी के खेत में मैं खड़ा हूं और मैं यहां पर देख रहा हूं कि इन्होंने मिर्च लगाई है, लेकिन मिर्च में इनके जो कुछ तो रोग लगा हुआ है और कुछ इनकी समस्या है कि इसमें फूल नहीं आते हैं, फूल कम से कम आ रहे हैं या फूल जहां पर भी हैं वो फूल झड़ रहे हैं। चूँकि मिर्च की फसल की उचित बढ़वार हो तथा अधिक फलन के लिए खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक होता है, किंतु उर्वरकों का प्रयोग कब और कैसे करना सबसे लाभकारी होगा, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए एक तरीका मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि किसान भाइयों, अपन अगर किसी भी फसल को लगाते हैं तो लगाने से पहले हमें ज़मीन की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, जिसमें गोबर की खाद अच्छे से डली हुई हो, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा पहले से डाली जाती है, पूरी मात्रा पोटास की डाली जाती है और पूरी मात्रा फास्फोरस की डाली जाती है, जिसके लिए लगभग 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम ही पोटास प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन, जिसको कि अपने को 3 भागों में बांट करके देना चाहिए, इसके लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको 3 भागों में बांट करके देना चाहिए, जिसके लिए अपने को यूरिया का प्रयोग करना चाहिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद और 30 से 45 दिन के बाद में अपने को 2 बार में या 3 बार में फसल की आवश्यकता के अनुसार इसको देना चाहिए। हुक्म सिंह जी के खेत में अभी इन्होंने कुछ दिया नहीं है, खाली निराई गुड़ाई की है। इसके बाद में मैं इनको सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लगातार खेती करते रहने से अपनी ज़मीन में अपन कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है, जिनकी कमी हो गई है। अतः उनको अपने को पहले क्या होता था, कम से कम खेती की जाती थी, इसलिए उनको बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। आजकल अपने को उनको बाहर से डालने की ज़रूरत है, इसलिए 1 से 2 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व प्रति बीघा के हिसाब से इन्हें डालना चाहिए और लगभग 15 से 20 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से इनको डालना चाहिए। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एक समस्या अधिक देखने में आ रही है, वो है फूल का न आना या कम आना या देर से आना, जिसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। तो ये समस्या किसके कारण होती है और किसान इसका समाधान अपने स्तर पर कैसे करें, जिससे मिर्च में अधिक पुष्पन व फलन हो तथा अधिक पैदावार मिले, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। और जैसा कि इनकी समस्या है फूल आने के लिए मैं कहूँगा कि ये फूल आने की समस्या 2 प्रकार की अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जैसा कि या तो अपन इसमें सिंचाई है वो
लगातार बनाए रखें। अगर अपने सिंचाई इसकी लगातार नहीं बनाए रखी, यानी कि 10 दिन पानी दे दिया और 15 दिन पानी नहीं दिया, या बीच में बहुत ज़्यादा गैप कर दिया, तो पौधे की आंतरिक अवस्था के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके फूल झड़ने लगते हैं। तो हमें इसकी जो सिंचाई है वो लगातार बनाए रखनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें किसी प्रकार के फूलों के झड़ने की समस्या हो रही है, जो हार्मोनल कंट्रोल होती है, जिसको हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है, जिसके लिए NAA यानी कि नैप्थेलीन एसिटिक एसिड 10 और 15 ppm यानी कि 10 और 15 मिलीग्राम प्रति लीटर में मिला करके बुआई के 45 और 65 दिन बाद में इसका स्प्रे किया जाए, तो ये जो फूलों के झड़ने की समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों में पर्णकुंचन और मोजैक रोग की बात करें तो इसके कारण पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। साथ ही पत्तियों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। मोजैक रोग के कारण पत्तियों पर गहरे और हल्का पीलापन लिए धब्बे बन जाते हैं। इस रोग का प्रसार सफेद मक्खी कीट के द्वारा होता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग को आगे फैलने से रोकने के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। नर्सरी तैयार करते समय बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरॉन 10G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में मिला दें। पौध रोपाई के लिए स्वस्थ पौध का चयन करें और पौध रोपण के 12 दिन बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार अच्छी से अच्छी इस प्रकार से खेती करके किसान भाई मिर्च का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, खरीफ की लगभग सभी फसलें बढ़वार की अवस्था पर हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है, जिनकी रोकथाम के लिए अक्सर किसान छिड़काव यंत्रों से दवाई का इस्तेमाल करते हैं और इन यंत्रों को चलाने में भी मजदूरों की जरूरत होती है, जो कि इस काम को करने में अधिक समय और अधिक कीमत लेते हैं। साथ ही कई किसान इन यंत्रों का प्रयोग करते वक्त सावधानियां भी नहीं बरतते, जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसका खराब असर होता है। इसीलिए फसलों पर दवाओं का छिड़काव करते वक्त कौन से यंत्र उपयोगी है और इनका इस्तेमाल करते वक्त किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, आइए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। किसान भाई, जैसे हमारे क्रॉप के लिए मुख्यतः अगर हम दवा छिड़कना, केमिकल वीडिंग करना चाहे या केमिकल से हम खरपतवार को मारना चाहे, तो हमारे पास कई तरह का जो है स्प्रेयर है। और ये स्प्रेयर डिपेंड करता है कि किस पावर सोर्स से चला रहे हैं, यानी मानव चालित है या फिर इंजन चालित है या बैटरी चालित है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सर्वप्रथम बात करें नैपसेक की, तो नैपसेक में हमारा जो नैपसेक स्प्रेयर है, उससे हम लोग दवा अच्छी तरह छिड़क सकते हैं या फिर वीडीसाइड भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि हमारा खरपतवार भी मर सकता है। तो नैपसेक स्प्रेयर एक तो पहले आता है कि मैनुअल ऑपरेटेड। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि छिड़काव यंत्र दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है हस्तचलित यंत्र। इस यंत्र को पीठ पर बांधकर एक हाथ से पंप को चलाते हैं तथा दूसरे हाथ से नोजल की सहायता से फसलों पर छिड़काव करते हैं। ये स्प्रेयर यंत्र आमतौर पर सभी किसानों के पास उपलब्ध रहता है। और आइए अब जानते हैं शक्ति चलित स्प्रेयर यंत्र के बारे में। उसमें पेट्रोल इंजन, हल्की इंजन लगी रहती है, जो कि हम लोग नैपसेक में ही लगा रहता है। वो पीठ पे जैसे टांगते हैं, टांग लिए और स्प्रे जो उसका गन है उसको हम लोग लेकर के चलाते रहे। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के खेत काफी बड़े होते हैं, यदि वो मैनुअल स्प्रेयर यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसमें समय तो अधिक लगता ही है,
साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से ये काफी खर्चीला भी होता है। इसलिए आजकल बड़े क्षेत्र के किसानों के लिए ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर यंत्र भी उपलब्ध है। तो ये किस प्रकार से उपयोगी है, आइए जानते हैं। एरोब्लास्ट स्प्रेयर और पेस्टोब्लास्ट स्प्रेयर ये हमारा ट्रैक्टर चालित है, ट्रैक्टर से चलता है। और इसकी जो अगर हम कहें कि ऑर्चर्ड में जैसे आम का जो बगीचा है या लीची का बगीचा है या और भी जो ऑर्चर्ड क्रॉप है हमारा अमरूद में है, उसमें हम लोग आसानी से ये जो पावर ऑपरेटेड हमारा स्प्रेयर है उससे करते हैं। और है हमारा जो कि गटोर है, गटोर से भी हम लोग स्प्रे करते हैं। उसमें भी हम लोग ऊंचाई तक टॉल ट्री ऑर्चर्ड के लिए यूज़ करते हैं और जो मुख्यतः हमारे यहाँ यूज़ भी हो रहा है। तो गटोर भी हमारे पास है, एक आदमी उसमें पंपिंग करते रहता है जो कि उसका एक पाइप से लगा हुआ जो जाली लगा करके हम लोग दवा में जो बाल्टी या कंटेनर जिसमें दवा घोलते हैं उसमें डाल देते हैं। और दूसरा एक आदमी उसको पंपिंग करते रहता है, दूसरा आदमी उसका जो पाइप से बना हुआ गन लगा हुआ है उसको लेकर के पौधे पेड़ में जा करके जो भी ऑर्चर्ड का पेड़ है उसमें हम लोग छिड़काव करते हैं। या फिर कोई भी क्रॉप है जैसे गेहूं का पौधा हुआ, मिर्ची का क्रॉप हुआ, जो भी क्रॉप में भी छीटा जा सकता है। इसके अलावा अक्सर किसान दवाओं का छिड़काव करते समय लापरवाही बरतते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, किट, रबड़ की दस्ताने, गम बूट और मास्क, चश्मा आदि जरूर पहनना चाहिए। शरीर पर खुले घाव नहीं होने चाहिए। यदि घाव हो तो छिड़काव के समय उस पर मोटी पट्टी बांध लेनी चाहिए। कभी भी दवा के विपरीत दशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दवा का छिड़काव करते समय बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि बिल्कुल ना खाएं पिए। इसके अलावा यंत्रों का रखरखाव किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। आसान है, कुछ नहीं। उसमें हम लोग जो जैसे फील्ड में काम करके आते हैं उसको बढ़िया से पानी से धो दें, साफ़ सुथरा कर दें, नोज़ल को देख ले जो हमारा नोज़ल है जिससे कि हमारा जो केमिकल निकलता है उसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से धो दें ताकि उस जो केमिकल अगर जम जाने पे वो बंद हो जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं करते समय। और स्प्रे करते समय कपड़े पे अपना कोई कपड़ा मुँह पे कोई कपड़ा बांध ले जिससे कि वो हमारे सांस में न जा पाए। नाक पे कपड़ा बांध लेना चाहिए। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है करणपुर जिला मऊ के कृषक पुष्कर त्रिपाठी ने। यह धान की फसल में लीफ कलर चार्ट के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पुष्कर त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस धान के प्रक्षेत्र में धान के पौधों को अगर देख लें और उसको एक जो आधुनिक यंत्र है लीफ कलर चार्ट जिसको बोलते हैं, उस कलर चार्ट का अगर हम लोग प्रयोग करें तो निश्चित रूप से अपने यूरिया का प्रबंधन और धान का उत्पादकता में हम इसका लाभ ले सकते हैं। कैसे हम इसका प्रयोग करें, क्या करें कि जिससे लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करें। फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए किसान अक्सर बिना सोचे समझे अंधाधुंध मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है और इससे किसानों को आर्थिक हानि भी होती है। इस हानि से बचने के लिए किसान लीफ कलर चार्ट की सहायता से फसल की उर्वरक मांग के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं लीफ कलर चार्ट की प्रयोग विधि के बारे में। सुबह 10 बजे के बीच में जाएंगे और पीछे की तरफ, पीठ की तरफ अपने सूरज की रोशनी को हम कर लेंगे। जैसे ये पूरब है, अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो हम इस पीछे की तरफ से अपना ढक लेते हैं शरीर को। और 10 स्वस्थ पत्ते, जैसे अगर ये पत्ते देखिए आप, इसमें कोई कीड़ा कटा हुआ है, कीड़ा चला हुआ है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमें लेना कौन सा है, ये स्वस्थ पत्ता जो बिल्कुल ऊपर की ना हो और ऊपर से नीचे वाली, मतलब जो बीचल वाली पत्ती हो, गाभा के तुरंत निकलने वाली हो, वो पत्ता ना हो, उसके पहले वाली जस्ट पत्ता हो, तो आप उसको लीजिए। और इस कलर चार्ट जो आपके पास उपलब्ध है, इससे हम मापने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे हम यहाँ से आप नापे तो ये कलर इससे पूरी तरह से हल्का है। दूसरा, आप इस कलर पर आप मापते हैं तो देखते हैं इससे भी कलर ये हल्का है।
तीसरे यूनिट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कलर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, यानी कि आपको यूरिया का प्रबंधन करने की अब ज़रूरत हो गई है। अगर हम इस दूसरे कलर में चले जाते हैं, अगर ये कलर मैच कर जाता है तो आपको बहुत जल्द अगर यूरिया नहीं देंगे तो आपका उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। इस अवस्था में अगर फसल अगर 21 दिन के बाद की अवस्था में है, यानी कि अब अभी लगभग 40-45 दिन की फसल आपके क्षेत्र में खड़ी है, तो इस स्थिति में आपको 20 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया का स्प्रे कर दीजिए, यूरिया का छिड़काव आप कर दीजिए। आप जैसे ही इस दूसरे यूनिट में आ गया, आपको 20 किलो प्रति एकड़ की दर से खरीफ धान में आपका यूरिया का प्रयोग करना होगा कि हर 10 दिन के अंतराल पर आप इसको अपने पास लिए रहें और 10 दिन के अंतराल पर जाकर के अपने खेत को नापते रहें और देखते रहें। साधारणतः ये 17 से 18 और 20 दिन पर ये स्थिति आती है कि आपको 20 किलो यूरिया का प्रयोग आपको करने की प्रति एकड़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये आप कब तक करें? जब पौधे में बाली निकलना शुरू हो जाती है, गाभा वाली अवस्था आ जाती है जिसको पीआई स्टेज बोलते हैं, उस अवस्था तक करना है। इसके बाद यूरिया का प्रयोग आप पूरी तरह से रोक देना है। और हम जो दाने खाएंगे, इस चावल खाएंगे, वो भी हम स्वस्थ अवस्था में प्राप्त कर सकेंगे और हमारा आर्थिक लाभ बना रहेगा। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है पटेहरा जिला इलाहाबाद के कृषक महेंद्र सिंह ने। यह गाय भैंस भेड़ बकरियों में आने वाली घातक बीमारियों से बचाव उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय मानसून का सीजन है, काफ़ी मात्रा में बारिश हो रही है, तो इसी समय पशुओं में बहुत सारे रोग फैलते हैं। तो हमारे पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कई प्रकार के टीके गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि में लगाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क टीका है। इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा जो आजकल भेड़ बकरियों में देखने में आ रहा है, PPR। ये एक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें सामूहिक रूप से झुंड के झुंड भेड़ बकरियों की मृत्यु हो जाती है। PPR रोग आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालक की रोजी रोटी का सारा छीन लेता है। ये विषाणु जनित घातक बीमारी है। ये विषाणु भेड़ और बकरियों में सांस के द्वारा शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आप इस रोग की पहचान कर किस तरह से बचाएं इस रोग से अपने भेड़ और बकरियों को, आइए जानते हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण में मुख्य रूप से इसमें बहुत तीव्र बुखार आता है जो 105 से 160 डिग्री तक होता है। रोग का प्रारंभ तीव्र दस्त से होता है जो बाद में खूनी दस्त का रूप ले लेता है। इसमें मुंह से लार, नाक, आंख से स्राव आदि आने लगता है। आंखें लाल हो जाती हैं। लार बाद में झागदार तथा खून मिश्रित आने लगता है। नाक से गाढ़ा स्राव तथा आंखों से कीचड़ आने लगता है। मुंह में, होठों पर, मसूड़ों, जबड़ों तथा जीभ पर नेक्रोटिक दाने पड़ते हैं जो बाद में अल्सर का रूप ले लेते हैं। मसूड़ों में मृत कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। ओठ सूज जाते हैं और फट जाते हैं। निमोनिया के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं। PPR के संक्रमण में फेफड़े में छोटे छोटे लाल व ठोस कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए आप पशुपालक भाइयों को क्या करना चाहिए? इसकी सूचना तुरंत निकट के पशु चिकित्सालय पर सर्वप्रथम दें। जो जितनी भी बीमार भेड़ बकरियां हैं आपकी, उनको तत्काल झुंड से अलग कर दें। पशु का चारा दाना और चारागाह को बीमार भेड़ बकरियों के मलमूत्र तथा लार से दूषित होने से बचाएं। बीमार पशुओं के शेड को 5 से 10% फिनाइल या फिर 0.1% कार्बोलिक एसिड या 0.5 से 1% फॉर्मेलिन से या ब्लीचिंग पाउडर से धुलाई करते रहें। मृत पशुओं को 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर कच्चे चूने तथा नमक के साथ गाड़ दें। बीमार बकरियों तथा भेड़ों में पानी की कमी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉल का घोल या चीनी नमक का घोल 1-1 घंटे के अंतर पर पिलाते रहें। मुलायम हरा चारा तथा दाल व चावल का जूस बीमार भेड़ बकरियों को खिलाते रहना चाहिए और एवं जल्द से जल्द टीकाकरण करवाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना चाहिए। टीकाकरण के पश्चात रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 से 3 वर्ष तक बनी रहती है, किंतु PPR टिश्यू कल्चर वैक्सीन प्रतिवर्ष जाड़े में अपने भेड़ बकरियों को अवश्य लगवाएं। सुनो तो गाय भैंस में इस समय जो है मुख्य रूप से गला घोटू की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है और इसमें पशु की अत्यंत जल्द से जल्द मृत्यु हो जाती है। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं गलघोटू बीमारी की, जिसे हीमोराइजिक सेप्टिसीमिया के नाम से जाना जाता है। ये रोग दुधारू पशु में जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। इसीलिए पशुपालक भाइयों, आप इस रोग की पहचान कर इस रोग से बचाने के लिए किस तरह से करें पशुओं का प्रबंधन, आइए जानते हैं। तो जैसे ही आपको इसमें पशु में तीव्र बुखार, गले पे सूजन,
या पशु घराटे की आवाज़ सुनाई दे तो तुरंत निकट के पशु चिकित्सालय संपर्क कर इसका इलाज अवश्य कराएं। प्रारंभिक अवस्था में इसका इलाज संभव है, बाद की अवस्थाओं में इलाज में असफलता की संभावना ज़्यादा मिलती है। इसलिए पशुपालक भाइयों, इसके बचाव के लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय पर जाकर अपने गाँव में टीकाकरण के लिए अपने चिकित्सा अधिकारी से संपर्क स्थापित करके टीका लगवा लें। इसके अतिरिक्त पशुओं में FMD का रोग भी चल रहा है। इस समय तो नहीं चलता है, ये जाड़ों में ज़्यादा चलता है, पर तो इसलिए इसका टीकाकरण भी हमारे पशुपालन विभाग द्वारा समय समय पर होता रहता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। तो इसका टीका भी जब भी आपके गांव में अगर हमारी टीम पहुंचती है तो अपनी सहभागिता का पूरा परिचय देते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और पशु को टीका लगवाएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का अन्नदाता कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041925155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक फलत प्राप्त करने हेतु एप्पल बेर के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं में आफरा की समस्या और उसका समाधान। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।